सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पिछले 2 अध्याय में हमने अरस्तु के जीवन परिचय तथा अरस्तु की कृतियों के बारे में अध्ययन किया है और समझने का प्रयास किया कि अरस्तु का जीवन किस प्रकार रहा, अरस्तु की रचनाएं कौन कौन सी थी। आज हम अरस्तु टॉपिक के अंतर्गत एक नवीन अध्याय प्रारंभ करेंगे। वह है अरस्तु के दास्ता पर विचार। और अरस्तु के दास्ता पर विचार का अर्थ, यूनानी दास्ता का स्वरूप, इन सब बातों के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर चैट बॉक्स में लिखकर भेजें, जिससे मैं आपके इस प्रश्नों के समाधान का प्रयास करूंगा। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यूनानी समाज का आधार दास प्रथा रही है। दास प्रथा की उपस्थिति यूनानी नगर राज्यों की एक प्रमुख विशेषता और महान आवश्यकता थी। व्यक्तिगत आधार पर यूनानी लोग अनेक दासों के स्वामी होते थे। इन दासों की सहायता से वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र आदि को जुटाने का प्रयत्न करते थे एवं अवकाश के क्षण निकालकर अपने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करते थे। दास प्रथा तत्कालीन यूनानी जीवन का इतना बड़ा सत्य बन गई थी कि अनेक विद्वानों ने तो यूनानी राजनीतिक जीवन, सभ्यता एवं संस्कृति आदि को दास प्रथा पर ही अवलंबित माना है। प्लेटो अपनी रिपब्लिक में दासता के प्रश्न पर चुप रहता है और पाठकों के भ्रम में डाल देता है। वह दास प्रथा को समाप्त करना चाहता है, परंतु वह अपनी लॉज में इस प्रथा को मान्यता देने पर तुला हुआ है। अरस्तु के युग में दासता का प्रश्न एक विवादास्पद प्रश्न बन गया था। दास संस्था के औचित्य को अनेक बुद्धिजीवी शंका की दृष्टि से देखने लगे थे एवं इसे एक निकृष्ट एवं त्याज्य संस्था मानकर दासता विरोधी एक जन आंदोलन प्रारंभ करने की सोच रहे थे। खास तौर से सोफिस्ट विचारक इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि दासता जैसी अमानुषिक प्रथा का समूल विनाश कर दिया जाए। वे इसे अप्राकृतिक, अनैतिक एवं अनुचित संस्था मानते थे। सोफिस्टों की यह स्पष्ट धारणा थी कि ईश्वर ने सबको स्वतंत्र बनाया है और प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया। वस्तुतः अरस्तु के युग में दास प्रथा के विरुद्ध एक भयंकर तूफान आया था, जिससे दास प्रथा पर आधारित यूनानी नगर राज्यों की सभ्यता के अस्तित्व की चुनौती उत्पन्न हो गई थी। अरस्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अध्ययन का प्रवर्तक था, किंतु साथ ही एक व्यवहारिक बुद्धिजीवी भी था। अतः दासता पर आधारित यूनानी सभ्यता का सच्चा प्रतिनिधि होने के नाते तथा स्वयं अनेक दासों का स्वामी होने के कारण उसने बौद्धिक आधार पर दास प्रथा के औचित्य का प्रतिपादन करने की ठान ली। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यूनानी सभ्यता का अस्तित्व संकट में पड़ जाता। उस काल में दासता को मिटा देने का अर्थ होता उस आधार स्तंभ को हटा देना जिस पर समस्त यूनानी सभ्यता का भवन टिका हुआ था। दास प्रथा के औचित्य का प्रतिपादन करते समय अरस्तु के मस्तिष्क में उस समय जो एक राज्य था एटिक जैसे नगर राज्य में दासों की स्थिति थी। एटिक में दास को परिवार का एक हिस्सा या अंग माना जाता था और उसकी वेशभूषा परिवार के सदस्यों की भांति ही थी।
उसके साथ सामाजिक और कानूनी दृष्टि से असमानता का बर्ताव नहीं किया जाता था और राज्य की तरफ से उसे संरक्षण प्राप्त होता था। वस्तुतः अरस्तु को दास प्रथा की अमानुषिकता का भान ही नहीं था। इस प्रथा के कारण मानव ने मानव को घृणित रूप से उत्पीड़न एवं शोषण किया, जिससे वह सर्वथा अपरिचित था। यूनानी नगर राज्यों के नागरिक कहलाने वाले मुट्ठीभर लोग अपने दासों को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखते थे और उन्हें मानव के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। डॉक्टर टेलर के अनुसार अरस्तु जिन दासों की चर्चा करता है वे पारिवारिक नौकर और छोटे छोटे व्यवसायों में मजदूरी करने वाले श्रमिक जैसे लोग हैं। वह उन दासों की चर्चा नहीं करता जो उत्पीड़न और क्रूरता के शिकार रहे हैं। उन दिनों एटिक जैसे नगर राज्यों में दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी। वे एशिया माइनर के व्यापार में खरीदे हुए दासों की हालात में न होकर घर के सदस्यों के रूप में माने जाते थे। इसलिए अरस्तु के मस्तिष्क में दासों की वही स्थिति रखने का विचार था। वह दासों को गृह कार्य करने वाले सेवकों से निकृष्ट बनाना नहीं चाहता था। अब हम देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार दास क्या है। दास प्रथा संबंधी अपने विश्लेषण में अरस्तु ने सर्वप्रथम दास के अर्थ को स्पष्ट किया है। उसने दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है। उसके अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है वह दास है। एनीवन हु बाई नेचर इज नॉट दिस ओवन मैन बट अदर्स इज ए स्लेव। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, यहां तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता। अरस्तु के अनुसार राज्य चूंकि गृहस्थियों के संयोग से बनता है, इसलिए दास प्रथा को समझने के लिए हमें गृहस्थी के प्रबंध को समझना चाहिए। गृह प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के साथ जुड़े उनके संयोग से गृहस्थी बनती। परिवार के उसमें प्रमुख अंग माने स्वामी, सेवक, पति, पत्नी, पिता। अरस्तु के अनुसार संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा होती है। संपत्ति अर्जित करने की कला गृह प्रबंध की कला का अंग है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, सजीव और दूसरी होती है निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत आते हैं और दूसरी अचल संपत्ति आती है तथा सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े तथा अन्य पशु एवं दास शामिल होते हैं। किसी भी परिवार की सफलता और उसके कल्याण के लिए दोनों ही प्रकार की संपत्ति होना जरूरी है। अरस्तु के शब्दों में संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण है। जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों में अग्रणी होते हैं, उसी प्रकार दास जो सजीव उपकरण है अन्य निर्जीव उपकरणों की अपेक्षा अग्रणी होता है, क्योंकि निर्जीव उपकरणों से तभी काम लिया जा सकता है जब उनसे पहले सजीव उपकरण विद्यमान होते हैं। संक्षेप में अरस्तु ने दास को मनुष्य की कैटेगरी में शामिल नहीं किया, उसको एक उपकरण या इंस्ट्रूमेंट माना है। दास परिवार की संपत्ति है, उसका उपकरण है। दास का मैं तो परिवार के कारण है, उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। संपत्ति की प्रत्येक वस्तु जीवन के लिए उपकरण स्वरूप है। जीवन कार्य है, कार्य का परिणाम नहीं है। अतः दास कार्य के क्षेत्र में प्रयोग होने वाला उपकरण है। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दासता के अर्थ से उसकी प्रकृति स्पष्ट होती है। दासता की प्रकृति स्पष्ट करते हुए अरस्तु तीन बातें कहता है।
जो अपनी प्रकृति से स्वयं का नहीं बल्कि दूसरों का है, फिर भी मनुष्य है, वह दास है। वह व्यक्ति होते हुए भी संपत्ति की वस्तु है। दूसरों के अधीन रहता है, इसलिए दास कहा जाता है। संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है, जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, वह दास। अरस्तु लिखता है कि स्वामी अपने दास का स्वामी तो होता है, परंतु वह उसी का नहीं होता। इसके विपरीत दास न केवल अपने स्वामी का होता है, बल्कि पूरा का पूरा उसी का होता है। यही से पता चलता है कि दास का स्वरूप क्या है। जो प्रकृति से अपना नहीं बल्कि किसी और का है, वह प्रकृति से ही दास है। जो मनुष्य होते हुए भी किसी और का है, वह संपत्ति है। अतः संपत्ति का कार्य संपादन का उपकरण कह सकते हैं, जिसका अपने स्वामी से पृथक अस्तित्व हो सकता है। तो इस प्रकार आज के हमने अध्याय में समझा कि अरस्तु के अनुसार दास प्रथा क्या है। कल हम दास प्रथा का औचित्य क्या है, इसको अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे।